आज प्रोग्राम में बात करेंगे पहले हिस्से में परवेज़ रशीद साहब की, जो उन्होंने चौधरी निसार साहब के मुतालिक इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट ना देने का इंदिया दिया है। अब इस अहम बयान के बावजूद चौधरी साहब का रद्द अमल क्या होगा और क्या मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार साहब से हकीकतन किनारा कशी का इजहार करेगी कि नहीं, उस पर भी बात करेंगे। अगले हिस्से में बात करेंगे चीफ जस्टिस के उस अहम बयान की जिसमें उन्होंने मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लगने की सख्ती से तहदीद की है। साथ ही वज़ीर आज़म ने भी मार्शल लॉ के इम्कानात से इनकार कर दिया। अब क्या वजह है कि जो जुडिशल मार्शल लॉ की चहमगोइयाँ जारी हैं और क्या मुल्क में जमहूरियत के मुस्तकबिल को वाकई ख़तरात लाहक हैं? चीफ जस्टिस ने आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पंजाब हुकूमत पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात की। अमरीकी महकमा खारजा में नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तैनाती क्या पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगी? मामला तो ऐसा ही है कि रेक्स टिलरसन के जाने के बाद से और जो अब आए हैं एम्बेसडर जॉन आर बोल्टन, इन दोनों को अगर आप सामने रखेंगे और पॉलिसी में तब्दीलियां देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानदेह हो सकता है। बाकिर साहब, अगर हम शुरू करें चौधरी निसार साहब के साथ जनाब, जो मुझे बात थोड़ी बहुत हैरत अंगेज़ लगती है वो आपको याद होगा कि जब संजीदा किस्म की तनकीद शुरू हो गई थी वजारत दाखिला पे, जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो जुडिशल रिपोर्ट भी नुमायाँ की थी, एक इंतहाई अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या हुआ था क्वेटा हस्पताल के मुतालिक अगस्त में 8 अगस्त के दिन, जब एक आपने बलोचिस्तान की एक पूरी वकीलों की नस्ल को एक सुसाइड बॉम्बिंग में तबाह कर दिया था। उसके बाद सर जो काजी साहब की रिपोर्ट थी वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत ज़्यादा सवेयर थी और उसमें उन्होंने चौधरी निसार साहब जो तब वज़ीर दाखिला थे उनका कुछ फ़िरका वाराना तंजीमों से मिलने की भी बात की थी, उन्होंने लाहे अमल की भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि सूबे के साथ पूरी तौर पे कोऑर्डिनेशन नहीं की जा रही थी। और आपको ये भी याद होगा सर कि काजी साहब के कहने पे फोरेंसिक्स फिर किए गए थे और फिर उस फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन, उस फोरेंसिक तफ्तीश के नतीजे में फिर पता चला कि सुसाइड बॉम्बर था कौन और ख़ुदकुश हमलावर जो था उसकी शनाख्त थी क्या। तो सर तब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्लोज्ड रैंक, तब चौधरी निसार साहब पे कोई तनकीद नहीं हो रही थी, तब उनको ओहदे से हटने की भी बात सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। मैं ये सारा कॉन्टेक्स्ट इसलिए देना चाह रहा हूँ जनाब कि जब चौधरी निसार साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ात पे आते हैं या जब वो मुस्लिम लीग नवाज की क़ियादत को क्रिटिसाइज़ करते हैं या PMLN की किसी पॉलिसी पर वो कुछ सवाल उठाते हैं, तो तब क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान कहते हैं कि जी चौधरी निसार साहब को शायद टिकट ना मिले या शायद 2018 के इंतखाबात में वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ें? क्या ये पॉलिसी से जुड़ी हुई बातें नहीं होनी चाहिए? अगर वो अपनी क़ियादत के बारे में कुछ गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं तो आज़ादी इजहार है सर, जिस तरह आपका और मेरा है। जी जी बिल्कुल। शायद हमारी सियासी जमातों की का ये अलमिया है कि वहाँ पर उस तरह से आज़ादी इजहार नहीं दी जाती और बल्कि ये कोशिश की जाती है कि जो पार्टी लीडर है उसकी लाइन टो की जाए। अगर आप जिस बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं परवेज़ रशीद साहब के, तो उसमें यही कहा गया है कि वो जो PMLN का एक बयानिया है कि मुस्लिम लीग के बारे में कि उनको इंसाफ नहीं मिला और निकाल दिया गया वज़ीर आज़म को, तो उसके मुवाफिक नहीं चल रहे, उसके मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर आप अगर बयानात का अगर बगौर जायज़ा लें तो अभी भी लगता है कि वो जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है वो शायद नहीं आया। जो निसार साहब की PMLN के साथ रफाकत है, अगरचे उनके लिए मुश्किलात ज़रूर बढ़ाई जा रही हैं, उनको कंट्रोवर्सीज़ में उलझाया जा रहा है ताकि वो कुछ ऐसा कर दें कि ख़ुद से ही अपनी राहें जुदा कर दें।
अभी जैसे मैंने चौधरी साहब के कैंप से कुछ जो पल्स लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी को छोड़ने नहीं लगे। अच्छा। लेकिन साथ ही साथ अपने एक जो होता है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की भी वो तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद अगर वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में उन्हें इंडिपेंडेंट भी जाना पड़े तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और आपने देखा होगा कि 2013 में भी उन्होंने एक प्रोविंशियल सीट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, क्योंकि उस वक्त पार्टी ने उनको नेशनल असेंबली का टिकट दिया था और उस प्रोविंशियल सीट पे जहाँ से वो कॉन्टेस्ट करना चाह रहे थे तो वो गाय के सिंबल पे इलेक्शन लड़े थे। तो चौधरी निसार साहब उस तरह से तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक आपका ये है जो आप बात कर रहे हैं, चौधरी साहब की जो नाराज़गी है वो PMLN के साथ कोई नई नहीं है, वो तकरीबन 2013 के इंतखाबात के बाद से स्टार्ट हो गई थी। अगर थोड़ा सा मैं लंबा इसको कर दूं तो इस तरह से होगा कि पहले वो पीपल्स पार्टी की वजह से उनसे नाराज़ हुए, इन्होंने आकर चूँकि चौधरी निसार साहब का एक ख़ास बेंट है एंटी पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने आकर पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ केसेस खोल दिए। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब कुछ जिसे कहते हैं सॉफ्ट हार्ट रखते थे पीपल्स पार्टी के बारे में, तो उन्होंने वो केसेस बंद करा दिए। फिर PTI की वजह से खलीज बढ़ा। चौधरी साहब ने यहाँ पर जब आपको याद होगा धरना हुआ तो मारगला होटल कश्मीर हाईवे पे है, वहाँ पे धरना रोक के रखा। तो कहा जाता है, अब ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि किसने उनको इजाज़त दी। कहते हैं कि जी कुछ वज़ीर आज़म साहब और उनके रुफ़क़ा ने इस तरफ उनको बढ़ने की इजाज़त दे दी थी, उनको बाईपास करते हुए। फिर उनकी मिनिस्ट्री के अंदर जो रीशफल्स होती रहीं, कुछ एडिशनल सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट हुई, पार्टी के अफेयर्स हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि उनके दरमियान इस तरह की रंजिश हुई, लेकिन वो रिश्ता और उनका नाता जो बड़े पुराना है, ये आप देखें 85 से मुसलसल पार्लियामेंट में आ रहे हैं और ज़्यादा बेशतर दफ़ा PMLN टिकट पे आए हैं, नाराज़गियाँ होती रहीं, नहीं टूटा, क्योंकि वो एक कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है, कोई ना कोई बाइंडिंग फैक्टर होता है। और अब तो वो मजबूत हो गया वो बाइंडिंग फैक्टर, क्योंकि शहबाज शरीफ जो काफ़ी हद तक चौधरी निसार साहब के हम ख्याल हैं, वो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं पार्टी के। और अगर आप ये इनका परवेज़ रशीद साहब का भी देखें तो उन्होंने कहा है कि उनकी फेट का जो बंदा डिसाइड करेगा वो शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं। वो बात ठीक है बाकिर साहब, और ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक 80 की दहाई से चलता आ रहा है एक तरह का ताल्लुक है। वो बिल्कुल अपने हल्के में बतौर आज़ाद उम्मीदवार भी वो खड़े हो सकते हैं और उधर बेतहाशा काम किया जा रहा है। बल्कि अगर आप रिगार्डलेस ऑफ जो भी तनकीद की जाती है ऑफ हिज टेन्योर एज मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, तो वहाँ तासुर यही है और ओवरवेलमिंग तासुर ये है कि जितना उन्होंने काम किया है वो अब फिर कामयाब होंगे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ जनाब कि जब आप 80s को देखते हैं या 90 की दहाई को देखते हैं, या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुश्किलात का सामना किया जब एक फ़ौजी आमिर मुसल्लत था सब पे, तो तब भी चौधरी निसार साहब या नवाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक था वो कायम रहा। यहाँ शायद सिविल मिलिट्री की बात नहीं है और धरने की बात नहीं है, माजी के तल्ख तजर्बों की बात नहीं है। बार बार आपने देखा होगा जनाब के घूम फिर के जो बात फोकस होती है वो जाननशीन पे होती है कि जी मैं शायद एक ऐसी खातून से ऑर्डर नहीं ले सकूँगा जो मेरे लिए कम तजर्बाकार हैं, या जब मैंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया था तो शी माइट नॉट हैव बीन इन द पिक्चर। तो बार बार पहले अगर थोड़े बहुत दबे हुए अल्फाज के ज़रिए बात की जाती थी, अब तो बात की जाती है कि जी चर्ब ज़ुबानी की, कि इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है कि अदारों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा से कशीदा होते जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ को शायद समझ लेना चाहिए कि क्या हम वाकई में एक हकीकतन जमहूरी सियासी जमात हैं, या हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह एक ख़ानदानी बादशाहत बन जाना है और एक ख़ानदानी बादशाहत तसव्वुर होना है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। जी वो जहाँ तक है उसमें बन जाना या वो तो उसके बारे में तो कोई मेरे ख्याल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सबको पता है कि PMLN में किस तरह से उसको रन किया जाता है। एक पार्टी अफेयर सॉरी फैमिली अफेयर के एक फैमिली उसको चला रही है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे मुश्किल नज़र आ रही है वो ये है कि जो चौधरी निसार साहब हैं वो इस चीज़ से रिकनसाइल नहीं कर पा रहे कि वो किसी ज़माने में जो अपना नवाज शरीफ साहब थे उनके दाएँ हाथ के वो थे, अपना दायां हाथ थे। अभी उनकी पार्टी में पोजीशन किसी तरह से पेरिफेरल हो गई है, क्योंकि कुछ नए लोग ऊपर आ गए हैं जिनमें मरीम नवाज साहिबा हैं। वो उस नई पोजीशन के साथ रिकनसाइल नहीं हो रहे। अब मरीम नवाज साहिबा ने अपने इर्द गिर्द
अपने से जो उनके ख्यालात से हम आहंग लोग हैं उनको अपने करीब ले लिया है। वही लोग अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी इर्द गिर्द हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब अब ज़्यादा बजाय कि अपने बाकी लोगों पर डिपेंड करें वो अपनी बेटी पे करते हैं। तो चौधरी निसार साहब का भी यही गिला है कि किसी तरह से वाइडर कंसल्टेशन हो, पार्टी के अंदर मामला डिस्कस हो। तो ये जो ख़ानदान के अंदर जो ये मामला है इसने भी बिगाड़ पैदा किया है चौधरी निसार साहब के उनके रिलेशन मियाँ साहब के रिलेशनशिप में। ये हम एक जिसे कहते हैं ना टिप ऑफ आइसबर्ग देख रहे हैं। अभी देखिएगा क्योंकि चौधरी निसार साहब की अपनी पोजीशन ऐसी है कि वो असर्ट कर सकते हैं, मियाँ साहब सुनते भी हैं। तमाम तरह इस रंजिश के बावजूद आपने मियाँ साहब से या शहबाज साहब से उनके खिलाफ कोई बयान नहीं सुना होगा, लेकिन दूसरे लोग अभी खामोश हैं। अगर मामलात ऐसे ही रहे तो शायद वो भी कुछ देर बाद बोलना शुरू हो जाए। लेकिन बाकर साहब वही फिर बात ना कि बेशक जो भी चौधरी निसार साहब का दौर मुतनाज़ हुआ हो, क्वेटा का इंसिडेंट था, फिर उसके बाद जो अफगान तालिबान का सरबराह था उसका शनाख्ती कार्ड नुमाया हुआ था जब बलोचिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, फिर इन कलादम तंजीमों के साथ जो मुख्तलिफ ताल्लुकात थे, एक ऐसा दौर नहीं था जो मुतनाज़ ना हो, चाहे कोई भी आपका वज़ीर दाखिला हो। लेकिन चौधरी निसार साहब के दौर में भी अपनी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज थी। लेकिन जहाँ तक उनकी तनकीद की बात है, मुस्लिम लीग नून के मुतालिक तनकीद की बात है या उनके जो आने वाले सरबराहों की तनकीद की बात है, तो वो शायद जायज़ है, शायद दुरुस्त है। क्योंकि हमने ये फिल्म पहली बार नहीं देखी जब डायनेस्टीज़ आती हैं, डायनेस्टीज़ सामने आती हैं। आपने बेशक अगर इंदिरा गांधी और संजय गांधी का हवाला देना है या अगर आपने पाकिस्तान की अपनी ही तारीख का हवाला देना है, आपकी अपनी जमहूरी सियासी जमात अपने बयानिए को भी आगे लेके नहीं जा सकती जब वो कह रही है कि जी वोट का तकद्दुस, जब वो कह रही है कि हम अवाम से मैंडेट मांगना चाहते हैं, जब वो कह रही है कि कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो वोटरों के जज्बात के साथ खेल रही हैं, जब ये खुद सियासी जमातें एक जमहूरी रवैया नहीं अपनाती हैं, तो फिर आदमी किस तरफ जाए। अगले हिस्से में बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में कई बार मार्शल लॉ सुनने को मिला, लेकिन अब अदालती मार्शल लॉ के भी र्यूमर्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है और ये गलत क्यों है? रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं तो मार्शल लॉ नहीं, मैं नहीं हूं तो मैं नहीं। न मार्शल लॉ बाहर से, न मार्शल लॉ अंदर से। ये जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है कि कोई जुडिशल मार्शल लॉ, इसका आज में कोई तस्वर नहीं है। दो राय, जब 50 की दहाई में मार्शल लॉ के इम्कानात देखने को मिले तो उसको पूरी तौर पर मार्शल लॉ का करार दिया गया। 80 की दहाई में नहीं 70 की दहाई में जब फिर से मार्शल लॉ नाफिज होने वाला था तो कहा यह गया कि मार्शल लॉ तो ठीक है, लेकिन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए बहुत कुछ करना होता है और फिर उसके बाद कौम के मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात सौंप दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब 1999 में मियाँ नवाज शरीफ साहब को उन्होंने जब बरतरफ किया तो मार्शल लॉ का करार किसी को नहीं सुनने को मिला। उसको कहा गया कि जी ये एक काउंटर कू था, यानी कू का जवाब था। मियाँ नवाज शरीफ साहब का कू हवा में था और उनका कू था, काउंटर कू, ज़मीन पे। और उसको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का करार अपने आप को नहीं दिया। शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब के कहने पे अपने आप को वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहना शुरू हो गए। जैसे अगर मिसाल के तौर पर पूरा मुल्क एनग्रो होता या कोई और एक सुपर कॉरपोरेशन होती तो आदमी CEO बन जाता है। अब आखिर में बाकर साहब, जब मार्शल लॉ नहीं हो रहा होता, जब कोई फौजी कू का चांस नहीं हो रहा होता, तो फिर अब हम घूम फिर के आ गए हैं कि जी एक अदालती मार्शल लॉ लग जाएगा। जो ये भी बात इंतहाई हैरत अंगेज़ है वो ये है कि अदालती मार्शल लॉ एक ऑक्सीमोरॉन है, यानी अगर आप इन दो अल्फाज को जोड़ दें तो उनका अपना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूटरी लॉ एक तरफ होता है और मार्शल लॉ एक तरफ होता है। वो उसी तस्वीर के दो रुख हरगिज़ नहीं है। तो अब जब वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि मार्शल लॉ के कोई इम्कानात नहीं है, और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने कह दिया है कि आपका कोई जुडिशल मार्शल लॉ, एक तो कहते हुए भी मुझे ज़रा हंसी आ रही है, अदालती मार्शल लॉ के कोई इम्कानात नहीं है, तो ये इंतहाई अजीब व गरीब र्यूमर्स जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या 62-63 अब जुडिशल मार्शल लॉ क्वालिफाई करते हैं?
असद, आपने बहुत खूब कहा कि हमारे यहाँ जिस तरह के जीनियस पाए जाते हैं और जैसे कि फ्रेजेस निकालते हैं कि जुडिशल माशाल्लाह, माशाल्लाह का मतलब टेक्निकली देखें कि फ़ौज हुकूमती जो वो है अफेयर्स उनको संभाल लेती है। यहाँ पर जुडिशरी क्या कर रहे हैं और क्या जुडिशरी का की भी कोई मिलिट्री है, और दूसरी तरफ रेस्पॉन्स भी देखें कैसा नहीं, वैसे बाकिर साहब, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आपने देखा कितने ज्यादा वकला हैं और ये एक प्रॉपर एक लश्कर है। मैं जरा उनको पैराफ्रेज नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी अच्छा आपने अब मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया जुडिशल माशाल्लाह का, वरना यकीन करें मैं दिन को बैठ के ये फ्रेज ढूंढ रहा था इसका ओरिजिन क्या है और कहाँ से ये चली है। और दूसरी तरफ रेस्पॉन्स देखे ना कि वो आया कि देयर इज नो लीगल प्रोविजन, कोई कानूनी जवाज नहीं है। ये तो उस तरह हुआ ना जैसा हमारा मीडिया कहता है कि फलां को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। भले आपको बताओ कोई बेदर्दी और कोई नरमी से होता है तो यहाँ भी ये कि कोई प्रोविजन नहीं है, किसी तरह की भी मार्शल लॉ की प्रोविजन नहीं है आइन में, चाहे वो जुडिशल आइन में नहीं है, क्योंकि हमारा जो आइन है वो डेमोक्रेटिक नेचर का है। ठीक है, पीछे उसकी वायलेशन हुई, हम अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और शायद ऐसा माहौल भी नहीं है, लेकिन लोग घूम फिर के उसी इस्तिलाह में ढूंढना शुरू करते हैं। अगर वो जिन साहब ने ये कॉइन किया लफ्ज तो जुडिशल मार्शल लॉ की जगह जुडिशल कू कह देते तो निस्बतन शायद समझ आ जाता। कहीं भी आपको जमहूरी माशरे में कहीं भी इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। ये जो जिन साहब ने कॉइन किया, मैं आपको थोड़ा सा लोगों के नाजरीन को समझने के लिए बताऊं, ये कॉपी क्या करना चाह रहे हैं। ये जो बांग्लादेश का मॉडल है जो 90s में उन्होंने शुरू किया कि इंटरिम गवर्नमेंट्स आती थी, उनको वहाँ के जुडिशरी नॉमिनेट करती थी, तो वो कुछ अर्सा चला और 2008 की बात, 7-8-6 की बात है कि वहाँ पर आखिरी दफ़ा उस सिस्टम के तहत आए और जजेस में से भी नहीं आए, क्योंकि जो होता प्रोसेस ये था कि जो चीफ जस्टिस उससे प्रीसीडिंग चीफ जस्टिस होता था जो रिटायर हो चुका था होता था उसको चीफ एडवाइजर बनाता था। तो वहाँ के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस इमीडिएटली जो पास्ट चीफ जस्टिस थे उन्होंने वो ओहदा नहीं लिया, तो उन्हें कोई बैंकर लगाना पड़ा। जो काफ़ी अरसा 2-1 साल चलता रहा। अल्टीमेटली जाके उन्होंने लेटली जाके अब उसमें तरमीम कर दिया। अब वो केयर टेकर सिस्टम जहाँ पे जुडिशरी नॉमिनेट करती है वो खत्म हो गया हमारे जी बांग्लादेश में भी। ये मतलब वहाँ भी खत्म हो चुका है। जिन साहब ने ये नकल लगाने की कोशिश की और आम फैम में जुडिशल मार्शल लॉ कायम किया, तो वहाँ की ये सिचुएशन है। बाकिर साहब, हमारे यहाँ जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी माजी में जो आपके चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान थे उनको फिर गवर्नर तकर्रर किया था, और वो भी मार्शल लॉ के वक्त ही था, और फिर उसके बाद जो गवर्नर आए वो फिर लेफ्टिनेंट जनरल थे और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ऐसी बात नहीं है, टू गिव द डेविल देयर ड्यू, जो भी शख्स है जो अदालती मार्शल लॉ को कॉइन करके अब ये छोड़ गया कि हम शो पे अब उसको तज्जिए का वो सब्जेक्ट बनाएं, कि ऐसा हो चुका है कि चीफ जस्टिस साहिबान अपने सूबाई अदालत आलिया, सूबाई अदालत आलिया वैसे हमेशा सूबाई होती है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के जो सरबराह हैं वो गवर्नर भी रहे हों। नहीं, वो असल में बात थी उस माशाल्लाह के दौरान किस तरह से नज़्म नस्क चलाना है। ये डिबेट चूंकि हो रही है इंटरिम अरेंजमेंट की, जिन साहब ने दिया उन्होंने भी कहा था कि 90 दिन के लिए आए और वो करें। अब ज़्यादा मुनासिब होता कि इसको इतना मसालादार बनाने की जगह कहते कि किसी तरह से जो इंतखाबात है उनको फेयर फ्री और बनाया जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो किसी को इस तरह से वो अचंभे की बात भी ना लगती। यहाँ पर उनको जुडिशल मार्शल लॉ लगा कर उन्होंने, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर भी कर रहा है उसको क्लैरिफाई, चीफ जस्टिस भी क्लैरिफाई कर रहा है, हर कोई, हम बैठे हैं, कई शोज और हो चुके होंगे कि जी जुडिशल मार्शल लॉ होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा। और ये इस तरह का जिस तरह के अनसर्टेनिटी है वो आप देखें जनवरी से चल रही है। सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा, सेनेट वो क्या होता है सूबाई असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी, किसी तरह रोक दिया जाएगा। तो कुछ लोगों को शायद ये सूट करता है इस तरह की अनसर्टेनिटी को वो चलाए। लेकिन जहाँ तक वो हम जुडिशल मार्शल लॉ के ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो 2016 में जावेद हाशमी साहब ने भी बताया था कि इमरान खान साहब इस तरह का सोच रहे थे कि जहां पर जुडिशल मार्शल लॉ लगाकर असेंबलियों को कोर्ट्स डिसमिस कर दें और इलेक्शन कराएं। बाकिर साहब वक्फा लेंगे, हमारा जरा वक्त कम हो रहा है, वक्फे के बाद बात को कंटिन्यू करेंगे 2014 में। रहिएगा हमारे साथ।
बात हो रही थी ऐसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस की जैसे जुडिशल मार्शल लॉ, अदालती कू। लेकिन बाकर साहब, आप एक शख्स की बात कर रहे थे, एक साहब की बात कर रहे थे जिनकी वजह से फिर ये जो सारी बहस है वो छिड़ गई थी। तो मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब का ये कहना था कि 90 दिन का एक ये अदालती मार्शल लॉ नाफिज हो जाए और उसके बाद आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात हों। हमने ये बात वैसे आपको याद होगा 1977 में ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सुनी थी कि जी 90 दिन में इंतखाबात होंगे और फिर उस पर आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात होंगे। लेकिन शायद मीडिया पे भी कुछ एक दो जिम्मेदारियाँ लागू होती हैं। वो जिम्मेदारियाँ शायद उस पर अभी मैं नहीं उतर रहा कि हम इस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, शायद हमें उसको उसी वक्त डिसमिस कर देना चाहिए था। शेख साहब ने तो JIT के मुतालिक ये भी कहा था कि ये सुपर 6 हैं। दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ये 5 अनमोल हीरे हैं। तो अच्छी बात है कि दोनों JIT की आज़मत पर मुत्तफ़िक हैं। उसके बाद शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि देयर इज़ अ फेस बिहाइंड द केस, पैनामा गेट के मुतालिक। वो फिर पता चला सैफुर रहमान साहब का हवाला दे रहे थे, वो भी बात फिर कहीं चल नहीं पाई। तो कह रहा मैं ये चाह रहा हूँ सर कि ये एक तरह का सियासी मुबाहिसा है, क्या इसको एक कौमी सलामती का इशू बना देना चाहिए कि जुडिशल मार्शल लॉ अनकरीब है कि नहीं है? क्योंकि जिस तरह आपने कहा आइन में कोई तरमीम नहीं है, आइन में कोई तरमीम हरगिज़ होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, इस तरह से सबको इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। अब हम जा रहे हैं, आपको पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, चंद माह रह गए हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट ने बननी है। अब ये सारी की सारी डिबेट जिस तनाजुर में हो रही है वो है केयर टेकर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का। हर कोई अपने अपने तहीं कोई ना कोई अल्टरनेटिव्स पेश कर रहा है कि जी इस तरह हो जाए, उस तरह हो जाए। एक सेट प्रोसीजर ज़रूर है, लेकिन अब जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी राय इसके बारे में दी कि उसकी क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। ये बिल्कुल इस तरह की रेडिकल आइडियाज़ नहीं देने चाहिए जिससे लोग मिसलीड हों, लोग गुमराह हों और परेशान हों कि पता नहीं मुल्क में क्या होने जा रहा है। सियासतदानों को अपनी रेटिंग या अपनी व्यूअरशिप की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए मीडिया की तरह। उन्हें जो बात है हक की वो कहनी चाहिए। अब अगर आप इस तरह से घुमा फिरा के बात करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, मिसाला लगा के करेंगे, आपको वक्ती तौर पे टीवी पे लोग देखेंगे, लोगों में एक परेशानी और एक र्यूमर्स बढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो मसला है कि हमारे यहाँ जो आपका यादाश्त है वो बहुत कम है। हम भूल जाते हैं कि कल फलां साहब ने, मिस्टर ABC ने क्या कहा था और उसका क्या अंजाम हुआ। ना हमारा मीडिया उसको फॉलो अप करता है, हरगिज़ फॉलो अप नहीं करता। तो वो जब सब इसमें बहस में गुम हो जाती हैं चीज़ें, तो लोगों को रोज़ नई नई क्या सराइयाँ, नए नए झूठ बोलने का मौका मिलता है। लेकिन बाकर साहब, शायद अदारों पे भी कुछ वाजिब होता है कि जी आप अपने अदारे की दफा करें। अब आपने देखा होगा कि जब भी फ़ौज के बारे में कुछ बात हो तो ISPR उसको करेक्ट कर देता है, या कोई और अशखास जो सीनियर अस्करी क़यादत से ताल्लुक़ रखते हैं वो आके बात करते हैं। जब अदालत के बारे में कुछ कहा जाए, अक्सर चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे होते हैं या रजिस्ट्रार साहब के नोटिस में आ जाता है। तो एक तरह का मैकेनिज़्म होता है। यहाँ शेख रशीद साहब मुंतखब नुमाइंदे हैं। शेख रशीद साहब को शायद कहना चाहिए कि आपको पार्लियामेंटेरियंस की तरफ देखना चाहिए। शायद जलसों में उभर के सामने आके उनको ये नहीं बात करनी चाहिए कि जी पार्लियामेंट के बारे में मैं ये सब कुछ सोचता हूँ, मुंतखब नुमाइंदों के बारे में मैं ये सब कुछ सोचता हूँ। क्योंकि अगर वहाँ दुरुस्त कानून साजी नहीं हो पा रही तो आप पे उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप उधर जाएं, कुछ सेशंस अटेंड करें। ना इमरान खान साहब सेशंस अटेंड करते हैं, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब जो तब लीडर ऑफ द हाउस थे, फिर उसके बाद मुझे क्यों न काला वाला सीन हो गया, वो भी नहीं पार्लियामेंट जाया करते थे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ बाकर साहब, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये बयानिया कौम को देते हैं कि जी आप हम लोगों को मुंतखब करते हैं लेकिन हम खुद आपके एहतराम के काबिल नहीं हैं, तो फिर इस तरह की कंफ्यूजन तो होगी। आप क्यों कह रहे हैं अदालती मार्शल लॉ आ जाए? अदालत का ये काम नहीं है। जब अदालत पतंगबाजी पे और समोसों पकौड़ों की कीमतों पे जब सुओ मोटो नोटिस लेती थी तो आपको बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी कि ये जुडिशल ओवररीच है, आप कहाँ 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 उनको लाएंगे। अभी जो इसका शेख साहब का बयान है, अब आप मुझे
ये अब शेख साहब ही वजाहत कर सकते हैं कि वो क्यों इस तरह से मुसलसल करते हैं। अब जो कोर्ट है, कोर्ट का ठीक है, वो जुडिशल एक्टिविज़म का जहाँ तक इशू है वो एक अलहदा से है। अब कोर्ट ने, अगर आपने पिछले चंद हफ्तों में उनकी रूलिंग्स देखी हों, तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। मुझे शायद एक एहतमाल है कि इसमें कि शेख रशीद साहब ने उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके कहने की कोशिश की हो कि जी जुडिशल माशाल्लाह लग जाएगा, वो कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो जुडिशरी को अपनी लिमिट्स का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, उन्हें जो इलेक्शंस में डिस्प्यूट्स आएंगे उनको रिजॉल्व करना है। अगर वो इसमें पड़ गए तो यकीनन वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे और उनके लिए फिर जो पहले से ही उनके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं, तो उनके लिए पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है मेंटेन करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को रिबट करना चाहिए, ना ही जुडिशरी को चाहिए कि अपनी रूलिंग्स में इस तरह का कोई इशारा करे जिससे लोगों में गलतफहमियां पैदा हो। जैसे अब अगर आप कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे, फेयर फ्री इलेक्शन करेंगे, तो बताइए मुझे, आप एक लॉयर है, कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या मैकेनिज्म है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए? इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन बाकर साहब आपकी जो बात है वो बहुत ज़्यादा तामीरी है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है। अगर हम सब इस तरह सोचना शुरू हो जाएं तो फिर मैं और आप फिर इस शो पे सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस नहीं डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम एक ऐसी नहज पे पहुंच गए जहां आप फौज के पास जाते हैं अगर आपको सेंसस करना होता है, जहां आप फौज के पास जाते हैं जब फ्लड रिलीफ की बात आ जाती है, जब आप फौज के पास जाते हैं जब धरना होता है, जब आप अदालत के पास जाते हैं जब एवनफील्ड एवेन्यू पे अपार्टमेंट्स निकल आते हैं, और फिर आखिरकार इंतखाबात से पहले जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन, इंटरिम हुकूमत और कौम के मुंतखब नुमाइंदों से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ आप कहते हैं कि जी वहाँ भी अदालती मार्शल लॉ नाफिज हो जाए। और इन तमाम चीज़ों में आपकी सियासी क़यादत पहल करती है, आगे बढ़ के कहती है कि आओ जी आओ हमें बचाओ। तो उसके बाद फिर आदमी बात कर क्या सकता है? इख्तियारात की तकसीम की या पार्लियामेंट की बालादस्ती की? बात यह कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। आपको कहना चाहिए कि जी मुंतखब नुमाइंदे काबिल एहतराम है, आपको कहना चाहिए कि पार्लियामेंट के बारे में बुरी बातें ना करें, और आपको कहना चाहिए कि अगर हमें 62 और 63 से मसला है तो हम कानून साजी करेंगे और उसमें तरमीम लाएंगे। तो यहाँ एक अजीब तरह की मायूसी है सियासी लीडरान की तरफ से, जो फिर तब्दील हो जाती है कि जी कोई हमें काम नहीं करने देता। ये अभी तक तो मुझे और आपको काफ़ी हम अपने प्रोग्राम्स में मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा इस चीज़ का तज़किरा कर चुके हैं कि किस तरह से पार्लियामेंटेरियंस ने अपने आप को भी और इस कौम को फेल किया है। जो आप सारी बातें कर रहे हैं वो एक इंस्टीट्यूशनल फेल्योर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जहां इदारे काम नहीं कर रहे। अगर अभी जिस तरह का अभी इनकी टर्म ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डिटर्मिन होनी है, चूँकि लेजिस्लेशन उसके बारे में नहीं है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मसला पड़ा हुआ है। दीगर भी इश्यूज़ हैं जहाँ पर इन्होंने खुद से स्पेस उन तक छोड़ी है और बाद में कहते हैं कि जी हमारे ऊपर आकर लोग जो हमारे उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और अगर आपको याद हो, कल ही हमारे प्रोग्राम में रजा रब्बानी साहब, जिनको बड़ी इज्जत और एहतराम से देखा जाता है, उन्होंने कहा है कि अगर पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करेगी तो दूसरे आके वो आपकी स्पेस पे कब्जा करेंगे। ये वेकअप कॉल है मेरा ख्याल में सब सियासतदानों के लिए कि अब इस ब्लेम गेम से, अब इस विक्टिमहुड कार्ड से बाहर निकल आए और ख़ुद बताएं कि जी हमने क्या किया और जमहूरियत की जो है उसको मजबूत करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं। तो इसका बाकर साहब लाहे अमल क्या होना चाहिए? क्या मुंतखब नुमाइंदों को साथ बैठ के यही कहना चाहिए कि जी हमें इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाना चाहिए? क्योंकि वो बात हम 2013 से सुनते आ रहे हैं। मुझे थोड़े सा ये बात थोड़ी सी तशवीशनाक लगती है कि 2013 के इंतखाबात के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पूरा धरना किया था, नासिर उल मुल्क साहब की सरबराही में एक कमीशन भी बनी थी, उसके बाद इन इंतखाबात को पोलिंग स्टेशन खोला गया था, देखा गया था कि यहाँ क्या रिगिंग हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद से इंतखाबात में कोई उस तरह के इस्लाहात नहीं लाए गए। यानी 2018 के इंतखाबात के बाद एग्जैक्ट वही तनकीद हो सकती है, एग्जैक्ट वही इल्ज़ामात हो सकते हैं। क्योंकि जो सबसे हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि 2013 के इंतखाबात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सबसे ज़्यादा पिटिशंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से थे। यानी सबको इसी से शिकायत थी। लेकिन वो इस्लाहात क्या होने चाहिए वो उस पर बात करेंगे किसी और वक्त, और अगले हिस्से में बात करेंगे कुछ बैनुल अक़वामी अमूर की। डोनाल्ड ट्रंप का जो इंतज़ामिया है
उसमें लोग मुसलसल या तो मुस्तफ़ी हो रहे हैं या उनको भी निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों है, उस पर बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इंतज़ामिया की नई तकर्रियों की। सबसे पहले बाकर साहब आपको मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। जॉन बोल्टन को कौमी सलामती का मुशीर तकर्रर किया गया है। वो एक शख्स ऐसे शख्स हैं जिनकी जो बसीरत है वो इतनी ज़्यादा तरक्की पसंद है कि जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि एक्सिस ऑफ ईवल यानी बदी की जो गठजोड़ है वो अगर ईरान और इराक हैं, तो बोल्टन साहब ने फिर कुछ और ममालिक उनमें शामिल कर दिए और कहा कि इनमें आपको शाम और लिबिया और क्यूबा भी शामिल कर देने चाहिए। और अभी जब आपने देखा कि ईरान की तरफ बराक ओबामा अगर न्यूक्लियर डील की बात कर रहा था और कुछ दहाइयों बाद ईरान वापस आलमी सतह पर आ सका और हाथ बढ़ाया और कहा कि जी हमें आप वापस ग्लोबल विलेज का एक हिस्सा बनाएं, उस पर बोल्टन साहब का कहना था कि आपको ईरान को पहले ही बॉम्ब कर देना चाहिए था। तो ये जो शख्स हैं ये इंतहाई गैर जिम्मेदार भी हैं, इंतहाई जारहाना भी हैं और इंतहाई बेवकूफ़ भी हैं, क्योंकि इनको जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डिक चेनी की इंतज़ामिया में भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था। ये थे तो अक़वामी मुत्तहिदा के सफ़ीर, लेकिन ये ख़ुद अक़वामी मुत्तहिदा को मानते ही नहीं थे। तो ऐसे शख्स के साथ क्या किया जाए जनाब, क्योंकि पाकिस्तान की हद तक बोल्टन साहब ने फ़िलहाल यही कहा है कि आपको एड रखनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अमरीकी इंटरेस्ट के साथ साथ ये जाता है और वो भी उन्होंने हमारे एटमी प्रोग्राम के साथ उसको जोड़ दिया। जी असद साहब, आपने जो कुछ भी इन साहब का तारुफ कराया उसके लिए मैं एक मुख्तसर लाइन कहूँगा कि जो ये अब नई लाइनअप लेके आए हैं ट्रंप, माइक पॉम्पे की, जॉन बोल्टन और गीना हैस्पल जो CIA को लीड करेंगी, तो उन्होंने अपने जैसे लोग ही अब सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे वो खुद अनप्रेडिक्टेबल हैं एक पूरी दुनिया के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है, तो वो उस तरह के लोग लेकर आए हैं। पहले भी उनके हमख्याल लोग थे, लेकिन फिर भी उन पे वो कुछ ना कुछ मॉडरेशन का इफेक्ट रखते थे। रेक्स टिलरसन थे, मैकमास्टर थे, लेकिन अब ये जो चेंजेस हुई हैं इनका मतलब ये है कि अब उन पर रोक टोक नहीं है। आपको ओरिजिनल ट्रंप नजर आएगा। अच्छा। जिसके बारे में बात की जाती थी, उसकी जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी की थिंकिंग है वो उस तरह की होगी। अभी ये लोग हैं, ये हॉक्स हैं, वहाँ पर समझे जाते हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि आप एक नए कॉन्फ्लिक्ट को रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। इनका जो इमीडिएट मसला जो था वो था कि रेक्स टिलरसन और मैकमास्टर जो है ईरान के ऊपर ठीक है हार्ड स्टांस रखते थे, लेकिन वो डील ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी कुछ लोग हमायत करते हैं, ख़ास करके यूरोप। ये कहते हैं कि जी उसको फाड़ के फेंक दें। नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक बड़ा जारहाना स्टांस रखते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात की आपने, तो पाकिस्तान के परसेप्शंस पहले ही नहीं अच्छे हैं। वहाँ की जो वहाँ का डीप स्टेट है वो समझता है कि पाकिस्तान ही सारे मसले की जड़ है। तो ये जो परसेप्शंस हैं वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होंगे अगर एग्रीवेट ना हुए तो। चलो बाकी साहब यही उम्मीद रख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर हो तो कम से कम ही हम ख्याल लोग हों उनके आसपास, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ अगर पॉलिसी में एक तरह से इत्तेफाक हो जाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।